ओके, तो क्लास 1 को भी इस फाइल को मैंने कॉपी कर लिया है। और कॉपी करने के बाद इसका नाम रख देते हैं हम क्लास 2। इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके इस सबको डिलीट कर देते हैं जो हमने उस दिन लिखा था इसमें। यहाँ तक। और आज डेट है 11 जनवरी 2023। हमारा टारगेट है इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ हम टिल 25 इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट सेशन में कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो मुझसे डिस्कस कर लें ताकि फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते बस वही वो जो डायनामिक इन्वेंटरी वाला था उसका हैं। जी थोड़ा जी। सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि स्टैटिक वाले में तो आप जो है वो होस्ट जो उसकी इन्वेंटरी की फाइल्स हैं उसमें आप एंट्री करते हैं। तो डायनामिक वाले में वो मतलब कैसे कलेक्शन होती थी वो वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा बताएंगे। यार वैसे तो हमारा ना एक चैप्टर है डायनामिक इन्वेंटरी का। अच्छा। तो उस चैप्टर में हम जाके पढ़ेंगे भी। नॉर्मली डायनामिक इन्वेंटरी हम वहाँ पे कलेक्ट करते हैं जहाँ पे लेट से आपका क्लाउड का इन्वायरमेंट है या आपका लेट से ESXi का इन्वायरमेंट है जिसमें मल्टीपल आपकी VMs हैं। तो आप चाहते हो कि उसके थ्रू आपकी इन्वेंट्री बिल्ड हो जाए, इन्वेंट्री फाइल। ठीक है। और जैसे जैसे उसमें सर्वर प्रोविजन होते हैं वो अपडेट होती रहे, अगर रिमूव होते हैं तो उसी से हिसाब से जो है ना अपेंड होती रहे। सही। तो इसको चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे, बट एज पर आर एग्जाम जो हम्म। 294 का है इसमें आपका डायनेमिक इन्वेंटरी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई अच्छा। ऑब्जेक्टिव नहीं है। एग्जाम सही। ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज, और इसकी जो बुक है उसमें एक चैप्टर है डायनेमिक इन्वेंटरी का, तो वो हम उसमें उस हद तक देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक। तो अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन देना था आपको, बताना था फर्स्ट सेशन में कि हम क्या क्या पढ़ेंगे या क्या चीज़ें होती हैं। अगर कोई डायनामिक इन्वेंटरी का आपसे क्वेश्चन कर ले या आपका स्टैटिक इन्वेंटरी का क्वेश्चन कर हम्म। ले या आपसे कोई ये पूछ ले कि कितने टाइप की इन्वेंटरी बिल्ड होती है एंसिबल के सही। थ्रू, तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव आइडिया फ्रॉम डे 1 कि इतने टाइप की इन्वेंट्री बिल्ड हो जाती है। ठीक। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ओके। तो पहला सेशन ये था कि हम जिस जस्ट अंडरस्टैंड करते थोड़ा इन्वायरमेंट को, थोड़ा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एनसीबल, और एनसीबल का यूज़ कहाँ पे है प्रैक्टिकल और प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे इसमें। आज हम देखते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो आपको इस कोर्स के दौरान जिसकी नीड रहेगी। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है आज का वो हम करेंगे लैब सेटअप। और लैब सेटअप करने के बाद अगर हमें थोड़ा बहुत टाइम मिला तो हम देखेंगे कि अगर हम किसी तरीके से एक इसका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, एड हॉक कमांड का, कि क्या हम उसे कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और प्लस बेसिक एंसिबल स्ट्रक्चर के बारे में भी। तो कुछ की टर्म्स हैं जिनको हम मैं देखूंगा कि नीड है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम उसे छोड़ देंगे। अब अगर आप स्पेसिफिक टू द एग्ज़ाम बात करते हैं तो अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है एनसीबल का वर्जन चल रहा है 2.9, जिसमें से आपको एग्ज़ाम आना है। और जो बेस ओएस है जिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है और हम उसकी लैब भी बिल्ड करके देखेंगे वो है RHEL 8.2। तो 8.2 रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, और इस पे हम प्रैक्टिस करके देखें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि कितनी मिनिमम आपको वर्चुअल मशीन्स चाहिए जहाँ पे आपकी लैब चल जाएगी। तो
एटलीस्ट आप 3 VM बना के अपना काम कर सकते हैं। जैसे वन एज कंट्रोलर नोड एंड टू एज मैनेज नोड। ठीक है जी। अगर आप ये नहीं चाहते, अगर आपके सिस्टम में अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 4 मैनेज नोड्स बना लें, और या 3, और +1 आप कर लें कंट्रोलर। तो इक्वल टू 4 VMs आपके पास बन जाएंगे। बट अगर आप एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है और आप चाहते हैं कि आप 3 या 4 की तरफ ना जाएं, तो 2 VM से भी आपका गुजारा हो सकता है। बट एटलीस्ट आप कोशिश करें कि आप 3 पे काम करें। 2 को मैनेज नोट कर लें और 1 को आप कंट्रोल नोट कर लें। फिर एक और क्वेश्चन जो है होता है कि यार ये जो लैब है ये कहाँ कहाँ पे हमें मिलेगी। तो जब आप रेड हैट का एग्जाम परचेज करते हैं, ये डील होती है आपकी, जो आपका वेंडर है, जो आपका रेड हैट का पार्टनर है, जो आपको ट्रेनिंग्स देते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर हैं या जो उनके सेल पार्टनर हैं एज पर एग्जाम। मिसाल के तौर पे जिस भी इदारे के साथ आप मुंसलिक हो, जहाँ से आपने एग्जाम, जिसके थ्रू एग्जाम परचेज करना चाह रहे हो, उनकी डील फिर रेड हैट के साथ होती है कि वो आपको एग्जाम दें प्लस एग्जाम लैब दें। तो तरीका नंबर 1 तो ये है कि आप एग्जाम के साथ अपनी लैब लें। बट ये जो लैब होती है ना, ये ओनली फॉर 3 मंथ होती है। इससे ज़्यादा आप इस लैब को कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये अज्यूम करते हैं कि अगर कोई बंदा 3 महीने में भी तैयारी नहीं कर रहा, तो फिर उसने तैयारी तुरी कोई नहीं करनी। 3 मंथ के लिए वो आपके लिए कुछ रिसोर्सेज रिजर्व कर देते हैं, जब आपकी लैब एक्टिव होती है एज पर रेड हैट, जो जो भी आपके अनुसार डील होती है लैब्स की। अच्छा, अब इस लैब का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका ये होता है, इस लैब का, जो आपको एग्ज़ाम के साथ लैब मिलती है, कि जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दी होती हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो बुक है जिसको हमने फॉलो करना है, मैंने उसमें भी आपको बताया, दिस वन आई थिंक, बुक शायद इसमें नहीं है। मैं देखता हूँ इफ आई कुड ओपन माई बुक। और जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की थी, रेड हेड की ऑफिशियल वाली। जी, रेड हैट की ऑफिशियल बुक जो थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो शायद बुक अभी इसमें कॉपी नहीं हो रही। खैर कोई बात नहीं, उसे लेटर ऑन हम ओपन करके देख लेंगे। उस बुक में जो एग्जाम्पल्स एंड लैब वर्क इन बुक, वो इसमें आपका चलेगा। लेट से आप बुक पढ़ रहे हो और बुक को पढ़ते पढ़ते वहां पे कोई एग्जांपल है, और अब आपने उसे चला के देखना है। आप चाहते हो कि इसका जो रिजल्ट बुक में नजर आ रहा है वही मेरा मुझे नजर आए। तो वो एग्जांपल आपका जो लैब का इन्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट बुक बना होता है। तो आपकी वहाँ पे जो वो बुक की एग्जांपल्स हैं वो काम करें। तो क्वेश्चन ये है कि यार, क्या लैब की वो जो एग्जाम की एग्जांपल्स हैं, वो बुक की एग्जांपल्स हैं, वो आपके लिए इनफ है? तो यहाँ पे डिफरेंट लोग जो है ना, डिफरेंट तरीके से इसको अज्यूम करते हैं, या उनका वे ऑफ वर्किंग है। अच्छा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार, अगर मैं उनको करूँगा, तो वो तो ऑलरेडी उसके अंदर उसी हुई उसका सोल्यूशन दिया हुआ है कि होनी कैसे और चलनी कैसे। तो फिर मुझे उसे करने का क्या फ़ायदा है? तो क्यों ना करूँ कि मैं उस जैसी मिलती जुलती एग्जांपल्स खुद कर लूँ। जब मैं खुद करूँगा तो मुझे कुछ इश्यूज आएंगे, और इश्यूज को मैं डिग आउट करूँगा। क्योंकि जो एग्जाम में जो बुक में एग्जांपल दी हुई है वो तो फौरन चल जाएगी, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। बट आपकी ट्रबल शूटिंग को ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी।
तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप सिर्फ एग्जाम ले लो, आप बुक की तरफ अगर आपको लैब मिल भी गई है तो आप उसको भी प्रैक्टिस करो, प्लस आप अपने पास लोकल लैब बिल्ड कर लो। ओके, लोकल लैब आपने बिल्ड कर ली, तो कहाँ पे बिल्ड करें? अब लोकल लैब को बिल्ड करने के अगेन दो तरीके हैं। अगर आप AWS पे अपना लॉगिन बनाते हैं तो फॉर 1 ईयर फ्री आपको अकाउंट मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप अज्योर पे अपना लॉगिन बनाते हैं, वहाँ पे भी फ्री अकाउंट आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से जो गूगल क्लाउड है वहाँ पे भी आपको मिल जाता है, एंड अदर क्लाउड ऑप्शंस। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, लेट्स से कि अगर आपके पास आप AWS पे भी नहीं जाते, क्लाउड के किसी भी इन्वायरमेंट को आप चाहते हो कि मैंने काम नहीं करना, वैसे तो आप चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप वहाँ पे अपने अपने सिस्टम के रिसोर्स को यूज ही ना करें। लेकिन आज के टाइम पे जो लोकल लैपटॉप भी हमारे पास होते हैं, जैसे मेरे पास जो लैपटॉप है अभी, इसकी लेट्स मैं कन्फिग्रेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ फॉर वंस, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट टाइप ऑफ लैपटॉप आई एम यूजिंग। तो ये देखें जी, मेरे पास ये आ रहा है, मेरे पास है ये इंटेल Xeon 2176M मोबाइल सीरीज का इसमें प्रोसेसर लगा है, जो कि 6 कोर इसकी फिजिकल हैं, 12 लॉजिकल कोर्स हैं, 12 MB कैश है। और अभी आप इस पे देखेंगे कि इसका जो यूज़ है इस टाइम, जब कि मैं जूम यूज़ कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, तो इसमें काफ़ी लोड डालता है ये सिस्टम पे। और अभी आप देखेंगे कि मेरे पास एक यूबंटू की मशीन भी चल रही है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे अपने सिस्टम पे काफ़ी सारी चीज़ें खुली हुई हैं। और इसमें दो ग्राफिक कार्ड भी हैं, एक इंटरनल इसका अपना है और एक एक्सटर्नल इसमें उसका भी लगा हुआ है, एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड। बट थिंग इज़ दैट कि ये मेरे लिए इनफ काम कर रहा है। 32 GB रैम है। तो अगर इस पे मैं एट ए टाइम 10 VMs भी चला लूँ, जो कि मैं अक्सर चलाता भी हूँ अपने कामों के लिए, तो जो इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर होती है ना, वो 45 to 50% होती है बस। बाकी 50% मेरा प्रोसेसर हमेशा फ्री होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ 6 कोर्स और इसकी ये जो बेस स्पीड है इसकी वजह से, और इसकी कैशे की वजह से। तो अभी एक ऐसा लैपटॉप आज के टाइम पे इजीली मिल जाता है, बहुत महंगा भी नहीं लैपटॉप के आप ना ले सको, और आप सारे लोग प्रोफेशनल हो, तो IT पर्सन के पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए। बट मैं ये कहता हूँ, अगर आपके पास ड्यूल कोर भी है, लेट्स से Core i7 6th जनरेशन भी है आपके पास, तो दैट विल वर्क फाइन फॉर दी 3 to 4 5 VMs उस पर इजीली चल सकती हैं। एक इसमें एडिशनल चीज़ जो मेरे पास हार्डवेयर में है वो ये है कि मेरे पास एक जो डिस्क है, जो कि ये 1 TB की, ये सैमसंग का M2 कार्ड लगा हुआ है, और एक मेरे पास एक और डिस्क है जो कि WD का M2 कार्ड लगा हुआ है, 512 GB का। तो मेरे पास SSD भी जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, जो कि M2 है, और रैम इसमें DDR4 है। इसमें मैक्सिमम 32 GB लग सकती है, लेकिन अगर आप नया बाय कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप जो है DDR5 वाला लैपटॉप लो, ताकि उसमें आपको 62 GB तक भी आप रैम उसमें लगा सकते हो, उससे भी ज़्यादा, जो भी उसकी मैक्सिमम सपोर्ट है बोर्ड की, वो कितना सपोर्ट करता है रैम को। तो फॉर मी, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इस पे जो प्रैक्टिस करता हूँ इस सिस्टम पे, जस्ट टू शो यू कि मैं आपको बता सकूं कि मैं इस पे क्या क्या करता हूँ। तो मैं इस पे जो काम करता हूँ इस लैपटॉप पे, मैं इस पे डॉकर होस्ट है, प्लस इस पे CK का सेटअप है, प्लस इस पे ओपन स्टैक का सारा सेटअप है। उसके बाद इस पे KVM का मैं प्रैक्टिस करता हूँ, फिर इस पे ESXi के लेटेस्ट वर्जन की, प्लस V सेंटर, ये सारे काम मैं इस पे करता हूँ। और कभी इस लैपटॉप ने मुझसे ये नहीं कहा कि सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में से बड़ी लैब्स क्या होंगी फिर? आप अगर सिस्को की साइड पे आ जाएं, तो उसका जो उसके सिमुलेटर्स हैं, जो वो सारे मैं यूज़ करता हूँ, जो भी सिस्को के साथ सिमुलेटर्स यूज़ होते हैं अपनी प्रैक्टिस वगैरह के लिए।
और जो नॉर्मल ऑफिस की वर्किंग है वो तो है ही। तो आई होप कि आपको ये कैसा लैपटॉप ले लो। जो मेरे पास ये वाला लैपटॉप है ये है HP ZBook स्टूडियो, और ये G5 है मेरे पास। इसमें G7 8 तक भी आए हैं। तो आप इस तरह की कोई बुक ले सकते हैं। डेल की तरफ जाना है तो डेल की प्रिसीजन सीरीज होती है, इसमें 5570 5510 या कोई इस तरह का प्रोसेसर के साथ आपको जो जियोन सीरीज में आपको प्रोसेसर आपको मिल जाता है। तो दैट इज़ वेल एंड गुड कि आपको अच्छा एक प्रोसेसर मिल जाए। तो आपको फिजिकल जो डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं आज के टाइम पे उनकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके रिसोर्सेज अच्छे हैं तो। खैर ये तो एक अलहदा बात थी कि लैब का सेटअप बनाने के लिए आपको लोकल सिस्टम कैसा चाहिए। अगर आपके पास इतने बड़े रिसोर्सेज नहीं है और ड्यूल कोर सिस्टम भी है विद 8 GB रैम, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। जस्ट आपको हार्ड डिस्क जो है अपने पास जो स्टोरेज है वो कोशिश कीजिएगा कि M2 कार्ड लगा लें अपने सिस्टम में। नहीं लगता तो आप SSD पे भी काम चला सकते हो, आपको नहीं देंगे। और अगर ये सब चीज़ें भी आपके पास नहीं है और इंटरनेट अवेलेबल है, तो आई विल सजेस्ट कि आप AWS पे एक फ्री अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पे VMs बना लें, 3 VMs। आपकी सारी प्रैक्टिस उधर हो जाएगी। अब आते हैं कि चूंकि मेरे पास लैपटॉप की मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दी कि मोर देन इनफ है फॉर माई लैब, तो हम इस पे लैब बना लेते हैं। अच्छा, अब एक चॉइस ये आती है कि हम हाइपरवाइजर कौन सा यूज़ करें। तो एनी वन जो कि आपको ज़्यादा सूट करता है, जिस पे आप काम करते हो, चाहे आपका दिल करे आप KVM यूज़ कर लो, चाहे आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर लो, चाहे आप लिनक्स का ही बॉक्सेस के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़ कर लो, चाहे आप हाइपर वी यूज़ कर लो, और चाहे आप VMware वर्क स्टेशन यूज़ कर लो। ठीक है जी। और इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। एनीथिंग यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़, जस्ट आपको लैब बनानी है। बट फॉर माई लैब जो हम नॉर्मली ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जो ज़्यादा जिन पे काम करते हैं, वो मैं तो यूज़ करता हूँ VMware वर्क स्टेशन। ठीक है जी। इसमें मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है। इसका एक VMware वी प्लेयर के नाम से एक फ्री सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है। जो वर्क स्टेशन है वो पेड है, लेकिन आपको पता है कि हम कैसे यूज़ करते हैं, तो यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम समवेयर। ये तीसरा पॉइंट है जी। अब चौथा पॉइंट है कि हम इसको बनाएं कैसे। तो फर्स्ट यू नीड टू डाउनलोड RHEL 8.2 ISO। ठीक है जी। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू माय ब्राउज़र जो कि इस VM पे चल रहा है, जो कि मे बी स्लो हो थोड़ा, बट आई विल स्टार्ट न्यू वन। और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा www.redhat.com। और यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे लिखी हुई है स्टार्ट ट्रायल। ओके, ज़बरदस्त। अब वो पूछेगा कि किस चीज़ का ट्रायल करना है जी आपने। तो यहीं पे उसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का करना है, या ओपन शिफ्ट का करना है, या एनसिबल ऑटोमेशन का करना है, किसका करना है। तो मेरा दिल करे तो पहला तो ऑप्शन ये है कि मैं यहीं से क्लिक कर दूं डिटेल पे। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आती स्टार्ट ट्रायल वाली, तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स में जाके आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट विद रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगेन मुझे इसी ऑप्शन पे ले जाएगा या नया पेज खोल देगा। यहाँ पे आ गया ट्राई इट, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप ट्राई करके देखना चाहेंगे, अ, ये क्या करेगा, हमने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट योर ट्रायल। तो ये आपसे मांगेगा एक लॉगिन आईडी, एक आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। इन माई केस मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है जी। जैसे मैं दिखा देता हूँ, abbas hussain 1 @hotmail.com। सॉरी डॉट नहीं लगाया, .com। नेक्स्ट किया,
ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा, मैं इसे पासवर्ड बता देता हूँ अपना। और पासवर्ड में भी शायद मुझे याद नहीं है अब, तो मैं पासवर्ड देख लेता हूँ, कहीं मैंने सेव किया होगा मे बी। ये मैंने पेस्ट कर दिया और लॉगिन का बटन दबाया, डोंट सेव, तो इसने मुझे लॉगिन करने दिया। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो कहता है बिल्कुल जी, योर प्रोडक्ट प्रोडक्ट ट्रायल हैज स्टार्टेड। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर में आपको ले जाएगा डाउनलोडिंग पेज पे। वो कहता है यू हैव 19 डेज लेफ्ट टू रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। वो कहता है भैया आपने तो ऑलरेडी एक ट्रायल स्टार्ट किया हुआ है, तो क्या आपने उसी को कंटिन्यू करना है जो चल रहा है, आपका 90 डे लेफ्ट रह गए हैं जिसमें, या दोबारा से करना है आपने। इफ द डाउनलोड डिड नॉट बिगन वाज इंटरप्टेड, तो आप ये कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, अच्छा ये मैं क्लिक करता हूँ, लेट से ये वाला लिंक में क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, RHEL 9.0 का इमेज मुझे डाउनलोड पे ले जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं वो ना डाउनलोड करूँ जो कि ऑलरेडी जो है ना मैंने डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन है, बल्कि यहाँ पे जगह पे लिखा हुआ है लुकिंग फॉर अ प्रीवियस वर्जन ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्लिक हियर या स्टार्ट हियर। मैंने स्टार्ट का बटन दबाया, यहाँ पे स्टार्ट हियर, लिंक क्लिक किया। ये क्या करेगा, मुझे जो उसके पुराने इमेज हैं iOS इमेज उन पे ले जाएगा, जिसको मैं डाउनलोड करने की ऑप्शन मेरे पास होगी। और यहाँ पे देखें अभी वो लेटेस्ट कह रहा है कि 9.1 आ गया, तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे चाहिए 8.2। अब 8.2 जब मैं जाऊंगा इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है फुल इंस्टॉलेशन इमेज, एडिशनल इंस्टॉलेशन इमेज, जिसमें ये बूट ISO है, ये KVM के साथ है। हमें इस डिटेल में नहीं जाना, ये बाकी इमेजेस बाकी कामों के लिए हैं, लेकिन हमें जो इमेज चाहिए वो चाहिए ये वाली फुल इंस्टॉलेशन इमेज, जो कि उसने रिकमेंडेड भी की हुई है कि आप ये वाला डाउनलोड करो। डाउनलोड नाउ करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये इसे डाउनलोड करना शुरू कर देंगे, देखिए डाउनलोड कर, और ये ISO आप डाउनलोड कर लें। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आया कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी बना हुआ था आईडी। तो जैसे ही आप स्टार्ट ट्रायल नाउ करेंगे तो ये क्या करेगा, 60 डेज के लिए आपका ट्रायल एक्टिवेट कर देगा आपके सिस्टम पे, आपकी उस ईमेल आईडी पे। उस ईमेल आईडी को अभी हमने जाके आगे यूज भी करना है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो मेरा ये ईमेल आईडी जो मैंने अभी लगाया, ये ऑलरेडी 60 डेज की सब्सक्रिप्शन ले चुका है। तो जब इसकी 60 डेज की सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा इसी साइट पे आऊंगा, दोबारा स्टार्ट ट्रायल करूंगा, तो मेरे इस आईडी पे अगेन 60 डेज का ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एक आईडी को बार बार आप ट्रायल करके अपने जो पीरियड है आपके वर्किंग का उसे बढ़ा सकते हैं। वैसे तो 60 डेज इनफ होते हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम की, बट अगर आप कहते हो कि नहीं उसको लॉन्ग टर्म आपने लेके चलना है, तो आप इस तरीके से मल्टीपल या एक और आईडी क्रिएट करके उस पर 60 डेज ले लो और फिर उसको लॉग इन। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार मैं लॉग इन करूंगा इसे, तो वो बात कर लेते हैं। अच्छा, अब लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ये ISO इमेज ऑलरेडी डाउनलोड है, अब आपने इस तरीके से डाउनलोड कर लिया। लेट्स अज्यूम कि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आप क्या करेंगे इन दैट केस। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। मे भी शायद इंटरनेट मेरे पास बंद हो गया। दोबारा रेडिट की साइट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, एक दफ़ा लॉग आउट कर लेता हूँ, जिससे लॉग आउट नहीं था कर रहा पहले वो। तो लॉग आउट मैंने कर दिया। अब अगेन मैं लॉगिन पे जाऊँगा,
वो कहता है जी कुकीज़ इनेबल्ड करो अपने जी इसमें, जो कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अगेन लॉगिन। अच्छा, अब एक तरीका ये है कि मैं पहले से लॉगिन कर लूँ, दूसरा तरीका ये है कि मैं रजिस्टर नाउ कर लूँ। मैं इस पे रजिस्टर नाउ को प्रेस कर लेता हूँ। फिर वो कहता है कि यार आप ज्वाइन एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, अगर आपका कोई पहले से कोई सब्सक्रिप्शन है जो कंपनी ली हुई है, इसको ज्वाइन करना है, आपका कोई कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका पर्सनल अकाउंट, हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन पुट कर दो जो आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार, अच्छा अब आपका दिल करे तो आप आईडी जो है, लॉगिन नेम जो है, आप अपने ईमेल आईडी से बना लो, चाहे आपका दिल करे जो मर्जी रख लो। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि यार मेरा नंबर है जैसे 4333413974। मैं चाहता हूँ मेरा लॉगिन आईडी ये बन जाए, तो रेड हैट इसको भी एक्सेप्ट करेगा। मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल दूंगा, जैसे एबीसी मैंने 123 डाल दिया पासवर्ड, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डाल दिया ABC 123। आप इसे कर लीजिएगा, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं, मैं स्टार भी डाल देता हूँ साथ, या कैपिटल ABC 12345 6 स्टार कर दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, शो करवा दिया इसने ऐसे। मैं इसको यहाँ पे भी डाल देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा ए, बी, और जॉब टाइटल से एडमिन मैंने कह दिया। ईमेल आईडी अब मैंने यहाँ पे वो देना है जिसके थ्रू मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। लेट्स से मेरा ईमेल आईडी अब्बास हुसैन ये वाला है, तो मैं ये दे दूंगा। आप अपने केस में अपना ईमेल आईडी दे दोगे जो कि आपका एक ऐसा ईमेल आईडी जिस पे आप चाहते हो कि आप हमेशा आपका अवेलेबल रहता है। यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दोगे 0092, जैसे मैंने डाल देता हूँ अपना 3334139749। यहाँ पे कंट्री डाल देंगे आप, लेट से मैंने कहा पाकिस्तान, और यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल दें, जैसे मैंने लाहौर डाल दिया। ये ज़रूरी था, स्टार लगा हुआ है। और फिर पोस्टल कोड है, मैं ये पाकिस्तान वाला स्टैंडर्ड डाल देता हूँ। और सिटी LHR कर देता हूँ। स्टेट ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूँ कि पंजाब। और क्रिएट माई अकाउंट कर देता हूँ। ये मेरा अकाउंट क्रिएट होगा, और क्रिएट होने के बाद इस ईमेल आईडी पे रेड हैट की तरफ से एक ईमेल चली जाएगी कि यार आपने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये जो ईमेल आईडी है अथेंटिक ईमेल आईडी है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस ईमेल आईडी पे जाके आप देखेंगे रेडिट की तरफ से एक ईमेल आई होगी, जिसमें आप क्या कर देंगे, इस अकाउंट को वैलिडेट कर लेंगे। तो आपने देखा होगा कैसे ईमेल आईडी वैलिडेट करेंगे, तो फिर ये आपका ईमेल आईडी जो है इस अकाउंट के साथ जुड़ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। जैसे मैंने ये अपना अकाउंट बहुत पहले बनाया था, तो मैंने यहाँ पे यही डाल दिया था कि मेरा यूजर नेम भी मेरा ईमेल आईडी। ठीक है जी। तो इन दिस वे यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट योर ओन लॉगिन, जिससे आप बाद में आप रेड हैट को भी वो दे के अपना अकाउंट भी उस पर आपका जो आपका बनेगा रेड हैट का आईडी, RHN आईडी जिसे बोलते हैं, उसको फिर यूज़ करके आपका वोचर भी उसके अंदर ही एक्टिवेट। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अब आप ये कर लेंगे, क्रिएट RHN आईडी, ये भी आप कर लेंगे। और डाउनलोड RHEL 8.2 ISO। ठीक है जी। आई होप कि आप ये सारे काम कर लेंगे। नंबर 5 पॉइंट की तरफ आते हैं कि नाउ बिल्ड योर VMs on VMware वर्कस्टेशन। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से प्लान कर लेते हैं कि हमने अपनी VMs कैसे बनानी है। तो हम एक VM बना लेते हैं, VM नंबर 1, जो कि हमारा जिसका नाम हम रख लेंगे लेट से वर्कस्टेशन .lab.example.com। जो मर्जी आपका दिल करे आप नाम रख सकते हो। हम एक VM ये इस नाम से बना लेते हैं। और फिर कुछ और VMs हैं, जैसे मैं इसका नाम रख लेता हूँ सर्वर 1, इसका नाम रख लेता हूँ सर्वर 2, और इसका नाम रख लेता हूँ सर्वर 3। तो 2, 3, 4,
इस तरीके से मेरे पास ये 4 वर्चुअल मशीन्स बन जाएंगी जिनके नाम मैंने ये रखे होंगे। ठीक है जी। अब ये तो है होस्ट नेम, जो हमने इसका होस्ट नेम रखना है, यहाँ पे होस्ट नेम लिख के देते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यार वीएम का नाम क्या रखें। कुछ लोग ये कहते हैं कि वीएम का नाम क्या रखें, ये भी एक कन्फ्यूजन है। तो मैं अपने नेम में अपने केस में क्या करता हूँ, जो मेरा तरीकाकार है, जैसे मैं ये दिखा भी देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ वीएम्स बनाई हैं, यहाँ पे व्यू में जाके कस्टमाइज और लाइब्रेरी। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया है, RAC-EX294। ये कैसे बनाया है, राइट क्लिक करें कंप्यूटर के ऊपर, यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पे न्यू फोल्डर। इस न्यू फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ जैसे RACE-DEC 2022। मुझे फिर यहाँ से याद रहेगा कि मैंने ये 2022 1 दिसंबर में बैच स्टार्ट किया था RACE का, और उसके लिए मैंने ये काम किया था। जैसे यहाँ पे मैंने 294 रखा है, इसको रीनेम भी कर सकते हो आप, जैसे RACEX294, क्योंकि एक हमारे पास पुराना वर्जन ऑफ एग्जाम भी है, जो लोग आज के दौर में भी लोग करते हैं, उसको कुछ इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बना लिया, और अब मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके इस होम पे आया। अच्छा, उससे भी पहले मैं क्या करूँगा अपने सिस्टम में, यहाँ तक तो नज़र आ रहा है ना आपको? जी बिल्कुल सर। ओके। उससे पहले मैं अपने सिस्टम में क्या करता हूँ, सिस्टम में मैंने एक जगह पे ना एक फोल्डर बनाया हुआ है, जैसे मैं शेयर कर देता हूँ फोल्डर। ये बना, ये देखें मैंने ना डी ड्राइव में RAC लैब के नाम से एक फोल्डर बना लिया पहले से ही, और यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स के नाम से फोल्डर बनाया। फिर यहाँ पे जो जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है मैंने पहले से उनकी डायरेक्टरीज क्रिएट की अपने पास। तो मैं यहाँ पे एक लेट्स से इसी नेम को उठा लेते हैं, और यहाँ पे मैं EX294 के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, लैब्स। ठीक है जी। अब लेट से मुझे पहली वर्चुअल मशीन बनानी है जो कि मेरा कंट्रोलर होगा। ठीक है, तो मैंने उसका नाम यही रख दिया, ये सिर्फ मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है। और अब मैं यहाँ पे जो दूसरी वर्चुअल मशीन बनाना चाहता हूँ, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसका नाम यहाँ पे 01 रख दूँ, 02 रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, Node-01। अच्छा, RAC का मतलब ये सर्टिफिकेशन का नाम, RHEL का मतलब रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, 82 का मतलब है कि 8.2, और कंट्रोलर से आपको पता चल जाएगा, Node 1 से Node 1 का पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक और फोल्डर बनाएं, उसको Node 2 रख दें। फिर एक तीसरा फोल्डर क्रिएट करें, उसका Node 3 रख दें। और बस ठीक है, तो 4 वर्चुअल मशीन इस तरीके से आपकी बन गई। ठीक है जी। एक कंट्रोलर, Node 1 2 3, ये सिर्फ आपने क्या कर ली है वर्चुअल मशीनें, नेम्स बना ली लोकेशन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस लोकेशन को यहाँ से शेयर करता हूँ, और वापस चलते हैं हम अपनी वर्चुअल मशीन पे, ये सेटअप पे, VMware पे। VMware में मैं यहाँ पे क्या, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, और न्यू वर्चुअल मशीन पे इसने कहा जी कैसे बनानी है आपने, टिपिकल बनानी है या एडवांस बनानी है। मैं कहता हूँ टिपिकल बनाओ। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देता है, मुझे कुछ क्वेश्चंस करता है, इंस्टॉल फॉर्म करूँ, इंस्टॉल डिस्क इमेज क्या है, चीज़ें, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। हम क्या करेंगे, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले से, तो ये देखिएगा क्या करेगा, ये साथ ही मुझसे यूजर नेम पासवर्ड और सारी चीज़ें पूछना शुरू कर देगा। मैं चाहता हूँ नहीं, ये नहीं कुछ करना, आपने यहाँ से जाना है, कि मैं बाद में बता दूंगा कि मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट किया, कहता है जी कौन सा लिनक्स इंस्टॉल करना है, कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं कहता हूँ लिनक्स इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 चूज कर लिया, क्योंकि बार बार मैं इंस्टॉल करता हूँ तो ये सिलेक्ट किया होता है। तो आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें 9 नहीं आ रहा, उसकी रीज़न ये है कि जो मेरे पास VMware वर्कस्टेशन का वर्जन है वो है 15। तो 16 में आपको 9 भी नज़र आएगा। अगर आपको 9 नज़र नहीं आ रहा तो आप 8 ही सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, जिस यूज़र से आपका सिस्टम लॉगिन होता है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स में वर्चुअल मशीन्स के नाम से फोल्डर बना देता है।
मैं इस लोकेशन को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वो लोकेशन जो मैंने अभी ऐड की थी, और इसी नेम को यहाँ से उठा लेता हूँ जो मैंने अपने फोल्डर का नाम रखा है, वही मैं वीएम का नेम रखा। इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि कल को मैं वीएम एक जगह से ऊपर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, वीएम सामने से नाम, और पीछे मेरा डायरेक्टरी में वीएम का एक्चुअल डाटा पड़ा होता है, तो जब मैं उसे मूव करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि यार मैंने कौन सा डेटा उठा के कहाँ पर। तो मेरा ये तरीकाकार है, आप अपने तौर से जो भी कर सकते हैं करें। अच्छा, बाय डिफॉल्ट VMware क्या करता है, जो टेक्नोलॉजी यूज करता है ना डिस्क को ऑक्यूपाई करने की, वो करता है थिन प्रोविजन। तो थिन प्रोविजन के केस में आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क का साइज अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास फिजिकल डिस्क इतनी अवेलेबल नहीं है और मैं ज्यादा रखना चाहता हूँ, तो आई कैन डू दैट। तो मैं 100 GB यहाँ से रख देता हूँ। फिर एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल या स्प्लिट करना है, तो मैं स्प्लिट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें फिर क्या होगा, छोटी छोटी फाइलें मल्टीपल बन जाएंगी, उनको मूव करना इजी होगा। जो कि सिंगल डिस्क के केस में अगर आपका कोई सेक्टर खराब हो जाए हार्ड डिस्क से, तो उससे क्या होता है कि आपकी समटाइम फाइल ही करप्ट हो जाती है, इतनी बड़ी फाइल आपकी रैम पे कैसे लोड होगी, मसला होता है। तो आप मल्टीपल फाइलें बना लेते हो, जो कि रिकमेंडेड है। नेक्स्ट मैंने किया, यहाँ पे वो कस्टमाइज का मुझे ऑप्शन दे रहा है और बता रहा है कि सारी चीज़ें मैं करूँगा। 2 GB उसने अपने तरफ से रैम दी थी, हम कस्टमाइज हार्डवेयर करते हैं यहाँ से, और इसे कहते हैं 2 GB इनफ रैम है। और प्रोसेसर वो कह रहा है जी मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कोर दे रहा हूँ, इसे मैं कहता हूँ नहीं 2 कोर दे दो, मेरे पास प्रोसेसर बहुत है। अब ये CD DVD में जाकर मैं ISO इमेज का पाथ बता देता हूँ यहाँ से। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है, सब बाय डिफ़ॉल्ट इसने वो लोकेशन सेलेक्ट कर ली है। तो मैं अपने डी ड्राइव में जाके यहाँ पे सॉफ्टवेयर में चला जाता हूँ, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने रेड हैट का जो ISO इमेज मैं आपको बता रहा था, ये मैंने अभी 12/16 को ही डाउनलोड किया, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट एट पावर ऑन बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है। नेटवर्क टाइप नेट ही रहने दें, आपको चेंज करने की नीड नहीं है, और क्लोज कर दें इसे। फिनिश का बटन दबाएं। ये वर्चुअल मशीन बन गई और यहाँ पे लिस्ट हो गई। अब ये चूंकि हमने तो फोल्डर ये वाला बनाया था, तो आप ये कर सकते हैं कि इसे यहाँ से करें मूव, खींच के ले जाएं और इसके अंदर ऐड कर दें, तो ये देखें इसके अंदर ऐड हो। अब आप क्या करें, एक और वर्चुअल मशीन बना लें, फिर क्रिएट वर्चुअल मशीन, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैंने, अच्छा ये देखें जैसे मैंने वर्चुअल मशीन बनाई है, तो यहाँ पे देखें कुछ फाइलें क्रिएट हो गई हैं। अब मैं वापस आता हूँ और यहाँ से अब इसका पाथ 1 उठा लेता हूँ। पाथ 1 उठाऊंगा मैं, और अपने VMware में अगेन दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे जाके लेटर, बाकी चीज़ें सिलेक्टेड हैं, और अब मैं यहाँ से ये वाला पाथ बताता हूँ कि यार ये वाली मशीन वर्चुअल मशीन यहाँ पर रख दे। इसका नाम भी इतना सा कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम भी यही रख देता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा नोड है। और इसको भी 100 GB कर देते हैं अगेन, बाकी चीज़ें सेम रहने देते हैं, और सिर्फ DVD में जाके से बता देते हैं कि मेरी DVD कौन सी है। और DVD मेरे सॉफ्टवेयर में पड़ी है जी, सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, रेड हैट, और ये मेरे पास 8.2 का ये समझ। तो मैं फिलहाल 2 बना रहा हूँ, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि बाकी आप खुद ऐड कर लेंगे इसी तरीके से। सॉरी, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इस तरीके से ज़रा मेरी मैनेजमेंट ठीक हो जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कि आपका OS किस तरह का स्ट्रक्चर किस तरह आपने बनाया है। यहाँ पर नहीं आ रहा तो ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं इसके। तो कंट्रोलर को ऑन कर लेते हैं जी हम यहाँ से। तो इसने दे दिया ऑप्शन मुझे, अच्छा नोड हो गया ओपन। तो मैं इस पर बाई डिफ़ॉल्ट क्लिक करूंगा, ये सेकंड्स कुछ चल रहे हैं, सेकंड्स को मैं मूव करने के लिए कोई भी एरो की प्रेस कर दूंगा तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। अब हमारे पास ये कंट्रोलर है जो कि ये वाला ही है, इसको भी ऑन कर देते हैं। यहाँ पे ये बार बार मेरा रिमूवेबल डिवाइसेस पूछ रहा है, इसको जाने दें, कोई मसला नहीं, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, कंट्रोल आल्ट से अगर ये अंदर क्लिक हो जाए ना, तो बाहर आने के लिए कंट्रोल आल्ट हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है मुझे, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बच्चे हैं और आपको नहीं पता कि कभी इंस्टॉल कैसे होता है, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपको नहीं आती इंस्टॉलेशन। तो हम एक सिस्टम की OS की इंस्टॉलेशन भी करके देखते हैं। ओके जी।
तो इसमें तीन ऑप्शंस हैं: ट्रबल शूटिंग, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। टेस्ट, आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं तो जब आईएसओ का ज़माना नहीं था, जब यूएसबीज का ज़माना नहीं था, तो सीडीज डीवीडीज आया करती थी। और सीडी डीवीडीज पे एक ही कॉमन इशू होता था कि कभी इसके लेंस में मसला आ गया, अब ये रीड नहीं हो रही, अब डीवीडी पे स्क्रैच आ गए, अब ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। हम ये अज्यूम करते थे कि यार बजाय कि अच्छा, तब होता क्या था कि आपकी जो आईएसओ है ना, वो एक ही डीवीडी में नहीं थी होती, 2 या 3 सीडीज बनती थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको 2-2, 3-3 सीडीज यूज करना पड़ती थी, या कोई एक डीवीडी यूज करते थे। तो फिर क्या करते थे हम, लेंस को चेक करने के लिए कि अगर लेंस सारी डीवीडी को ठीक रीड कर पा रहा है, तो ये टेस्ट वाला ऑप्शन चूज किया करते थे। रेड हैट ने अभी भी ये ऑप्शन रखी है, हालांकि अब इसकी नीड नहीं है, लेकिन उन्होंने रखी हुई है। तो हमें तो पता है कि यार हमारा आईएसओ इमेज 100% ओके है, और हमने किया भी रेड हैट की वेबसाइट से डाउनलोड है, और हमने किसी सीवीडी डीवीडी इमेज को भी नहीं लगाया हुआ है इसके अंदर। डीवीडी कोई फिजिकल डीवीडी भी नहीं लगाई हुई कि जहाँ से रीड करेगा लेंस मसला करेगा। हमें पता है कि ये जो आईएसओ इमेज है हमारे सिस्टम के अंदर ही है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.2, और साथ साथ ये जो हमारी दूसरी वर्चुअल मशीन है इस पर भी ये क्लिक करें। तो ये ऑप्शन देगा, साथ साथ ऑप्शन देखते जाते हैं हम। ये जो ऑप्शन आ रहा है आई फिनिश इंस्टॉलेशन, इसको क्रॉस कर देते हैं फॉर दिस टाइम। आप क्या कर सकते हैं, साथ साथ 2 वीएम्स और भी लॉन्च कर सकते थे, या कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि बस हम 2 ही करें अभी। ये देखें, ये डायरेक्टली हमारे फोल्डर खुल गया जो हमने बनाया, तो हम उसको बंद कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक विंडो आई है, और इसमें आप समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का एक तरीका ये होता है कि जब आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ क्वेश्चंस करता है, आप उसके आंसर्स देते हो, अकॉर्डिंग टू दैट फिर वो सिस्टम की कन्फिग्रेशन हो जाती है। एक और मोड होता है इंस्टॉलेशन का, जिसे किक मोड, किक स्टार्ट कहते हैं, या साइलेंट इंस्टॉलेशन कहते हैं, जिसमें आप आंसर्स पहले दे चुके होते हैं, अपना सेटअप इस तरीके से बिल्ड करते हैं, बस आप इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन होकर आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। ये डिफ़ॉल्ट मेथड है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। तो हमारी इंग्लिश, जो लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, और यूनाइटेड स्टेट वाली रहेगी, तो कंटिन्यू करते हैं इस पर। साथ यहाँ पे भी कंटिन्यू कर लेते हैं जी, दोनों पे इकट्ठा कर लेते हैं। ओके। अच्छा, अब ये स्क्रीन बड़ी काम की है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लोकलाइजेशन का, जिसमें कीबोर्ड है, लैंग्वेज सपोर्ट है, डेट एंड टाइम। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम अ, जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें यही लैंग्वेज ठीक है। तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करके यहाँ पे कहीं पाकिस्तान, कहीं अवेलेबल, के बिल्कुल सही में पहुँचा था। फिर ये इसको AM PM कर लेते हैं, और अभी मेरे पास 9:51 हुए हैं, तो मैं इसको 9:51 कर लेता हूँ, और PM कर लेता हूँ 1:12। डेट बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे पास कोई NTP सर्वर नहीं है, तो आई एम नॉट यूजिंग दैट। डन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि इंस्टॉलेशन कहाँ से करेगा, वो ऑलरेडी हमारे पास लोकल मीडिया है। फिर सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर विद GUI होता है, इसमें कोई एड ऑन सेलेक्ट नहीं होता, तो वो विद दैट। ताकि अच्छा, इसमें मैं सारी चीज़ें इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमने चीज़ें सीखनी है। तो ट्रबल शूटिंग के लिए अगर पैकेज सारे इंस्टॉल ना हो और कुछ रह जाएं, तो हम बाद में लेटर ऑन इंस्टॉल करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कैसे चीज़ें इंस्टॉल होंगी। देन द सेकंड इम्पोर्टेंट, इसमें थर्ड जो ऑप्शन है, ये सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन है। फिर तीसरा जो इसमें एरिया आता है, सिस्टम का आता है। सिस्टम में सबसे पहले इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, जो कि आपकी डिस्क होती है, क्लिक करें इस पर। बाय डिफ़ॉल्ट उसने कहा है कि मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा। ऑटोमेटिक एक LVM का मेथड है जिसके थ्रू ये कर देगा, बट हम कहते हैं कि नहीं यार, मैंने ऑटोमेटिक नहीं करना, मैंने कस्टम करना। कस्टम पे क्लिक करें। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो मे भी हो सकता है इफ़ यू आर यूजिंग ओल्डर वर्जन ऑफ VMware। और दूसरा ऑप्शन, एक और चीज़ ज़रूरी जो चीज़ बताने वाली, फिर अगर आपके सिस्टम पे UEFI बायोस टाइप हैं ऑलरेडी, तो फिर आपके लिए एक चैलेंज ये होगा कि जो यहाँ पे डिस्क आ रही है ना, ये NVMe, अगर आपके पास है लिगेसी बायो, तो फिर NVMe डिस्क नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिस्क का, ये SCSI डिस्क, ये आती है। लेकिन मेरे केस में NVMe डिस्क आ रही है, क्योंकि मेरे फिजिकल सिस्टम में भी NVMe डिस्क लगी हुई है, पहले से M2 लगी हुई है।
और मेरा जो लैपटॉप है इसकी जो बायोस हैं वो भी जो है लेटेस्ट बायोस हैं, UEFI बायोस जिसे कहते हैं, इसलिए उसने ऑटोमेटिक जो डिस्क टाइप उठाई है वो NVMe उठाई। तो ये समटाइम एक क्वेश्चन होता है, अच्छा अगर ये डिस्क टाइप ये हो तो सिस्टम के अंदर जो डिस्क आती है ना वो SDA SDB नहीं आती, बल्कि ये वाला नेमिंग कन्वेंशन आता है। आप सेलेक्ट करें डेल, डेव के अंदर SDA नहीं आएगा बल्कि NVMe N1 आएगा। 0 N, N1 का मतलब है डिस्क नंबर 1, और डिस्क नंबर 1 के अंदर P1 P2 P3, उसका मतलब होगा पार्टीशंस। ओके जी, तो मुझे ये पता चल गया, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बताता है कि यार आप जो इंस्टॉलेशन का जो आपने स्टोरेज कॉन्फ़िगर करनी है उसका वे ऑफ क्या रखोगे, मेथड क्या रखोगे। स्टैंडर्ड पार्टीशन है, LVMA और LVM थिन प्रोविजन। आई विल चूज LVM। अच्छा स्टैंडर्ड पार्टीशन वैसे तो सिलेक्ट करना चाहिए, चलो मैं सिलेक्ट स्टैंडर्ड ही कर लेता हूँ। LVM भी आप चूज कर सकते थे बट मैं स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड में सबसे पहले हमारे पास एक बूट पार्टीशन जो हमने बनानी होती है, जो कि हमारे लिए 100 MB की इनफ होती है, लेकिन मैं मेरे पास बहुत इनफ स्पेस है तो मैं इसको 600 MB कर देता हूँ। 600 के साथ M लिखूंगा तो ये MB की बनाएगा, और GIB लिख दूंगा यहाँ पे तो ये 600 GB की बनाएगा। तो मैं कुछ भी नहीं लिखता तो ये 600 MB की बनाएगा। फिर जो दूसरी डिस्क मुझे ऐड करनी है वो ऐड करनी है स्वैप की पार्टीशन। जो पार्टीशन स्वैप, इसका कोई माउंट पॉइंट नहीं होता, इसकी सिर्फ स्पेस होती है, इसकी कैलकुलेशन ही होती है कि 2 GB अगर आपके पास रैम है तो आज 4 GB स्वैप बना दो, और 4 GB अगर रैम है तो 8 GB स्वैप बना दो। बट ये फार्मूला गलत है, इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे, हमारा ये पार्ट नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी रैम का साइज बढ़ता जाएगा आप स्वैप का साइज कम कर देते हैं। तो अगर मेरे पास 8 GB है तो मैं 4 GB बना लूंगा तो इनफ है। ये डिपेंड करेगा, समटाइम कुछ एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपने स्वैप का साइज कितना रखना है। बट टेक्निकली आज की डेट में जो है ना स्वैप का बहुत ज़्यादा साइज डिमांड नहीं होता, नीड नहीं होती आपको, क्योंकि स्वैप तो यूज़ होती थी रैम के तौर पे। तो रैम तो पहले ही बहुत बड़ी बड़ी रैम्स आ गई हैं, तो आपको स्वैप की इतनी नीड नहीं होती। तो हम 4 GB नफ है हमारे लिए, क्रिएट कर लेते हैं 4 GIB। तो 4 GB की पार्टीशन बना देगा, और एक पार्टीशन जो कि रूट पार्टीशन होगी जो हमें रिक्वायर्ड है 30 GB की, ये बना लेते हैं। जी लिख दिया मैंने तो उससे भी ये GB की पार्टीशन क्रिएट कर लेगा। बाकी मेरे पास 65 GB अवेलेबल स्पेस है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसमें डिवाइस टाइप स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ देखेंगे आप, अगर आप मैं लेट से इसको रिमूव भी कर देता हूँ। अच्छा इसमें एक देखें, यहाँ पे इसने टैग लगा दिया सिस्टम का। तो ये तीन जो पार्टीशंस है ना ये सिस्टम के लिए ज़रूरी होती हैं, सिस्टम को रन करने के लिए। इसके अलावा भी आप पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन दीज आर 3 मिनिमम पार्टीशंस यू नीड टू क्रिएट। और जब आप OS इंस्टॉल करते हो ऑटोमेटिक, तब ये तीन ही पार्टीशंस क्रिएट होती हैं आपके सिस्टम में, बट उसकी टाइप LVM आ जाती है। तो मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ जी, कुछ स्पेस मेरी बच गई है। और एक्सेप्ट चेंजेस। फिर यहाँ पे कनेक्ट टू रेड हैट, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपका ये सिस्टम कनेक्टेड है नेटवर्क से, और आप चाहते हो कि आप इसे कनेक्ट भी करो, तो ये डन का बटन दबा के, वो कहता भी कनेक्ट नहीं है क्योंकि अपना नेटवर्क नहीं चल रहा, वो कहता है प्लीज इनेबल नेटवर्क बिफोर कनेक्टिंग टू रेड हैट। तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड था ना जो रेड हैट का आपने क्रिएट किया था, वो यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, तो ये आपका रेड हैट के साथ इसी टाइम कनेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, करंट तौर पे अभी ये मेरा नेटवर्क इनेबल नहीं है, तो मैं यहाँ से नेटवर्क इनेबल कर देता हूँ, तो ये खुद ही IP उठा लेगा। ठीक है जी। तो मैंने डन का बटन दबाया, और अब मैं यहाँ पे आया तो ये देखें ऑप्शन मुझे दे रहा है कि आपने सिस्टम का पर्पस क्या है। मैं कहता हूँ यार ये मेरा रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सिस्टम है, और ये SLA वगैरह, SLA का मतलब ये होता है कि आपने रेड हैट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मैं कहता हूँ सेल्फ सपोर्ट मुझे चाहिए, या नॉट स्पेसिफाइड। और यूसेज क्या है, आपने किस काम के लिए करना है, तो मैं डेवलपमेंट टेस्ट कर देता हूँ, हालांकि इसकी भी नीड नहीं होती। और अब ऑप्शंस में कहता है कि आप बताओ को कस्टमाइज URL है आपकी, जहाँ पे आपका रेड हैट का सिस्टम रजिस्टर करे आपको, यहाँ पे आप ID डाल देते हो। फिलहाल मैं इसको रजिस्टर नहीं करता, और मैं डन का बटन दबा देता हूँ ऐसे ही। वो कहता है नॉट रजिस्टर्ड। के डंप का मतलब होता है कि कर्नल को डंप कर ले अगर सिस्टम को क्रैश करे तो। नेटवर्क मैंने आपको बता दिया, सिक्योरिटी पॉलिसी को फिलहाल हम छोड़ देते हैं जो है जैसे एज इट इज़। और इवन देन के हम इसको भी इनेबल नहीं करते, इसको बंद करने कर देते हैं नेटवर्क को, और बिगिन इंस्टॉलेशन करते हैं। रूट का पासवर्ड मैं यहाँ पर रेड हैट रख रहा हूँ, आपने भी आपका जो दिल करे रख सकते हैं, मैं रेड हैट ही रख रहा हूँ। वो एक दफ़ा कहेगा कि आपका पासवर्ड वीक है, डन का बटन दबाया, दूसरी दफ़ा मैं कहूँगा एनीवे जाने दो आप, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये, अच्छा समटाइम क्या होता है कि रेडिट ये रिकमेंड करता है कि आप कभी भी रूट से लॉगिन ना करें अपने सिस्टम में, बल्कि आप स्टैंडर्ड यूजर से, जो कि लिमिटेड यूजर होता है, उससे लॉगिन करें।
तो उसके लिए अगर आप यूज़र क्रिएट नहीं करते, अभी ये इंस्टॉलेशन होने के बाद ही आपसे एक यूज़र क्रिएट कराएगा और आपको 400 किस्म के नए डायलॉग बॉक्स दे देगा, जहाँ पे पर्पस बताओगे, फिर आपकी सिक्योरिटी की भी एक क्रिएट होती है। उन सब से बचने के लिए आप यहीं पे एक यूज़र क्रिएट कर दो। मैं लेट से कह देता हूँ पास यूज़र मैंने क्रिएट कर दिया और इसका पासवर्ड भी मैं रेड हैट रख देता हूँ। यहाँ पे कहता है जी मेक दिस यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाना, और डन। अब मैं आ जाता हूँ अपनी दूसरी वीएम पे और इस पे जल्दी जल्दी मैं वही काम कर लेता हूँ जो कि मैंने पहले किया है दूसरे सिस्टम पे। अब मैं इस पे एलवीएम के थ्रू पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ, उस पर मैंने स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट की थी। तो अगेन इसमें भी मैं 600 MB की बूट बना लेता हूँ और एक स्वैप बना लेता हूँ 8 GB की। उसके बाद एक मैं स्लैश जो रूट पार्टीशन है 30 GB की, ये रख लेता हूँ और बाकी स्पेस छोड़ देता हूँ जो कि मैं लेटर ऑन यूज़ करूँगा। उसके बाद एक्सेप्ट किया और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। और बिग इसका टाइम एंड डेट भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं कराची है और ये 9 बज के इतने मिनट हो गए जी नसर। और ये डन और बिगन इंस्टॉलेशन। इसका भी रेड हैट में रख सकता हूँ पासवर्ड फ़िलहाल, और डन। और एक यूज़र भी क्रिएट कर देता हूँ विद नेम ऑफ पास, और इसका पासवर्ड भी मैं फ़िलहाल रेड हैट ही रख देता हूँ। ओके जी, तो वेट करते हैं कि ये इंस्टॉल हो जाए। अच्छा, अब आप एक काम करें कि आप जल्दी से कोई एक यूज़र अपना ना रेड हैट के वेबसाइट पे जाकर अपना यूज़र आईडी क्रिएट करें और उसका यूज़र नेम पासवर्ड मेरे साथ शेयर करें। मैं यहाँ पे आपको लगा कर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो लैब है वो बन जाएगी, लैब की इंस्टॉलेशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पर रोकता हूँ ताकि लंबी रिकॉर्डिंग ना रहे। तो इसकी इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कुछ प्री कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एनसिबल की इंस्टॉलेशन से पहले का जब पार्ट होगा। तो रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ अभी मैं।